हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ क्रिस्टीना विलेज और मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 8, 9th और 10th की होल ऑफ द सोशल स्टडी एंड रिवीजन चैप्टर्स, PYQs और नोट्स भी आपको प्रोवाइडेड होते हैं इस चैनल पे। सो एज यू नो कि हम इस चैनल पर पढ़ते हैं पूरी सोशल स्टडी एंड क्लास 11th एंड 12th की ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो आज हमारा चैप्टर है सिविक्स का चैप्टर है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अच्छा, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी अपने बारे में। मैं फॉर द लास्ट 14 years आई एम टीचिंग ऑफलाइन क्लासेस इन द schools and from last 1.5 year I am teaching online classes on my YouTube channel. So अब तक तो बहुत सारे बच्चे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो गए होंगे मुझसे और सो यू ऑल्सो नो द वे आई एम टीचिंग एंड बहुत सारे टीचर्स जो है लाइक आपको बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं बुक्स में जो कि हम प्रैक्टिकली लाइफ में जो है हम उन चीज़ को ना ही फॉलो करते हैं और ना ही वो चीज़ें प्रैक्टिकली लाइफ में होती हैं, क्योंकि बुक्स में हम जो भी कुछ पढ़ते हैं वो काफ़ी अलग होता है जो हमारी रियल लाइफ में जो चीज़ें जो एक्सपीरियंसेस हम गेन करते हैं। ठीक है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बुक्स में जो हम पढ़ते हैं और जो रियल लाइफ में हमारी हमारी चीज़ें जो है हमारे साथ होती है। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। और छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा चैप्टर नहीं है लाइक द हिस्ट्री चैप्टर्स। सो बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन हम चैप्टर बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन हम इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट वी गेट टू नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो हल्का फुल्का हम उसके बारे में जानेंगे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, किस लिए बना, क्या ज़रूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, किसने बनाया, कैसे बनाया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, नाउ चैप्टर में जो हम चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना उससे रिलेटेड पहले हमारा इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका की एक स्टोरी पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन या कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। हर डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन उनके पास क्यों होता है, या वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाते हैं, या वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फॉलो करते हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, कैसे बना, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक है, गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके की वैल्यूज़ जो हैं वो हमें गाइड की गई हैं कि किस तरीके से हमें देश में चलना है, या देश को कैसे जो हमारे होल्डर्स हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो देश को चला रहे हैं, वो देश को किस तरीके से चलाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं देश को चलाने के लिए, क्या गाइडलाइंस दी हुई, तो उन गाइडलाइंस को भी हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। ठीक है, सो इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। डेमोक्रेसी आप पढ़ चुके हो, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, आपने 8th में पढ़ा है, 9th में, सॉरी 7th में पढ़ा है, 6th में भी आपने पढ़ा है डेमोक्रेसी एक्चुअली क्या होती है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रूलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जिन लीडर्स को हमने चूज़ किया है, वो लीडर्स जो है अपनी मर्जी से कुछ ऐसे ही नहीं कर सकते। वो ऐसे फ्री नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जो उन्हें अच्छा लगे वो करें। ठीक है, देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। सो यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में बनाए गए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लीडर्स को ही नहीं बल्कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है फॉलो करें। ठीक है, तो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और यही जो रूल्स सारे बनाए गए हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं बनाए गए हैं जिन्हें हम और हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती है, यही रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, now for a long time South Africa suffered atrocities by the white European rulers. So as you know, 8th में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, 9th की जो हिस्ट्री है, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह हमने पढ़ा। ठीक है, और रशियन रेवोल्यूशन हमने पढ़ा। सो बेसिकली आपको इतना इस बारे में इतना आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा इन 2 चैप्टर से कि जो वाइट यूरोपियंस थे, यानी कि जो यूरोप के जो रूलर्स थे, उन्होंने लगभग ऑल ओवर सभी देशों में, सभी कंट्रीज़ में जो है उन्होंने रूल किया है। ठीक है, स्पेशली यूरोपियंस में, चाहे आप फ्रांस के यूरोपियंस कह लो, चाहे आप क्या कहते हैं यूनाइटेड किंगडम के कह लो, ब्रिटेन के यूरोपियंस कह लो,
कोई भी यूरोपियंस कह लो, ठीक है, स्पेशली, लेकिन स्पेशली अगर हम पॉइंट आउट करें तो ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम जो कि यूरोपियन कंट्री थी। ब्रिटेन ने ऑल ओवर मैक्सिमम जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज थी, ब्रिटेन ने मैक्सिमम सभी कंट्रीज पे जो है अपना रूल, अपना राज उसने किया, ठीक है। सो उनमें से ये भी एक कॉन्टिनेंट था और ये एक कंट्री थी, लाइक अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री, यू नो। और साउथ अफ्रीका में जो लीडर्स थे, ठीक है, अफ्रीका में एक प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम के साथ लोगों ने फाइट किया और फिर वो प्रॉब्लम ठीक भी हुई, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको स्टोरी को देखो। तो अफ्रीका में एक लीडर थे जिनका नाम नेल्सन मंडेला हुआ करता था, ठीक है, नेल्सन मंडेला था, ओके। सो फोर्ट अगेंस्ट द ऑपरेसिव रिजीम। तो वहाँ पर भी इन शॉर्ट अगर आपको मैं बताऊँ तो जिस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे वो हम पर रूल कर रहे थे जिस टाइम पीरियड पे, जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने अपनी इंडिया की पढ़ी है 8th क्लास में, जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी 8th क्लास में पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, और किस तरीके से एंड के जो चैप्टर्स हैं, नेशनलिज्म, ठीक है, स्ट्रगल फॉर स्वराज और डिफरेंट मूवमेंट्स थे, स्ट्रगल मूवमेंट्स हमने 8th में पढ़ा है, 8th में आप सब पढ़ के आए हो, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स से हमको कैसे आज़ादी मिली। और 8th में जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है दैट इज़ द मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। सो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने वो सब कुछ पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने हम पे कैसे रूल स्टार्ट किया, फ्रॉम ब्रिटिश ट्रेडर टू रूलर्स किस तरह किससे बने और कैसे हमें आज़ादी मिली। तो जिस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे हम पे रूल कर रहे थे, उसी तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे वो आपके साउथ अफ्रीका में भी रूल कर रहे थे, नॉट इन द साउथ अफ्रीका बट टू बी सेड एज होल ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। होल ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिशर्स ने जो है वो रूल किया है, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे, अफ्रीका पे कॉलोनीज बनाई हुई थी। और ब्रिटिशर्स ने ही नहीं बल्कि अदर यूरोपियन कंट्रीज तो थी, लाइक जर्मनी थी, जर्मनी ने भी अपनी कॉलोनीज अफ्रीका में बनाई हुई थी। अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पे जर्मनी का कब्जा था, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, सारी जो पूरी हिस्ट्री है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अभी आप जो 9th में पढ़ रहे हो वो आप 10th में भी जा, हिस्ट्री के साथ साथ जो आपका सिविक्स है, आपका ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है समटाइम्स, बस बेसिकली सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री का बैकग्राउंड कई चैप्टर्स में कई जगहों पर चलता है, ठीक है। यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला की स्टोरी है वो सम वॉट जो है हिस्ट्री का बैकग्राउंड यहाँ पर आ जाता है कि भाई ब्रिटिशर्स जो थे ऑल ओवर पूरे उन्होंने कॉन्टिनेंट्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने रूल किया, और ये उन्हीं रूलर कंट्रीज में से, उन्हीं रूलर कॉन्टिनेंट में से ये एक कंट्री थी आपकी, दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो थे वो उस समय ब्रिटिशर्स से जो है फोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ऑपरेसिव रिजीम। मतलब ब्रिटिशर्स ने जो इतने सालों तक जो है बहुत सारी कंट्रीज पे रूल किया, इंडिया पे रूल किया और आपकी अफ्रीकन कंट्रीज पे रूल किया, साउथ अफ्रीका में किया, एशियन कंट्रीज में किया, बहुत सारी कंट्रीज पे जो है ब्रिटिशर्स ने जो रूल किया, उस रूल के अगेंस्ट नेल्सन मंडेला भी अपनी कंट्री में साउथ अफ्रीका में वो भी जो है ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। So Nelson Mandela to be said as a very famous leader, okay, at that time बहुत famous leader थे। उस टाइम पर ब्रिटिशर से लड़ाई करने से हमारे इंडिया में गांधी जो थे काफ़ी फेमस थे, उसी तरीके से नेल्सन मंडेला भी काफ़ी फेमस रहे। कहने को गांधी ने इतना कोई अच्छा काम किया नहीं है, गांधी ने हमेशा जो लोअर कास्ट थे, आपने 10th में पढ़ा नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में, आपने नहीं पढ़ा, मतलब 10th में है नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में, उसमें काफ़ी चीज़ें गांधी के बारे में लिखी हुई हैं, ठीक है। गांधी ने कभी भी छोटे जो लोअर कास्ट थे उनका साथ नहीं दिया, गांधी ने पुअर लोगों का साथ कभी नहीं दिया, उसने हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ दिया कैपिटलिस्ट का साथ दिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट ना जाने पता नहीं क्यों वो इतना फेमस हो गया, ठीक है। सो गांधी इज नॉट टू बी सेड एज अ कि उसने देश को आज़ादी दिलाई, उसने कोई आज़ादी नहीं दिलाई, ठीक है। अब मैं ज़्यादा लंबा खैर इसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन बिना वजह ही वो फेमस हो गया। बट नेल्सन मंडेला इज वन ऑफ द लीडर जिसने अपनी कंट्री के लिए एक्चुअल में फाइट किया। उनके साथ 7 अदर लीडर्स और सेंटेंस टू, उनके साथ 7 और अदर लीडर्स थे जिन्होंने अपनी कंट्री साउथ अफ्रीका को ब्रिटिशर्स से जो है वो आज़ादी दिलाने की पूरी कोशिश करी। ब्रिटिश रिजीम से, ब्रिटिशर्स जो इतने सालों से साउथ अफ्रीका पे रूल कर रहे थे, पूरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे रूल कर रहे थे, उससे नेल्सन मंडेला और 7 उनके साथ जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत सालों तक उन्होंने स्ट्रगल किया, ठीक है। और स्ट्रगल करते हुआ क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है लाइफ इंप्रीजनमेंट दे दिया था 1964 में फॉर अपोजिंग द अपार्थाइड रिजीम इन हिज कंट्री, ठीक है। अपार्थाइड उनके यहाँ एक प्रॉब्लम थी, ये इस प्रॉब्लम का नाम उन्होंने दिया है अपार्थाइड जो है अपार्थीड टू मीन्स टू बी कि ब्लैक जो पीपल्स थे अफ्रीका में, ठीक है, जो ब्लैक पीपल्स थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है।
ये नेल्सन मंडेला की पिक है, आप देख सकते हैं। ये भी ब्लैक है क्योंकि साउथ अफ्रीका के ज़्यादातर लोग ब्लैक होते हैं बिकॉज ऑफ द वहाँ की वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, क्योंकि इट्स लाइज अफ्रीका कॉन्टिनेंट लाइज ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे लाइज करता है। ज्योग्राफी भी आ गई, देखिए अगर टीचर पढ़ाना चाहे तो हिस्ट्री के अंदर ज्योग्राफी सिविक्स सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो सकती है, सिविक्स में ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी आ जाती है, ठीक है। खैर एनीवेज, सो अपार्थाइड जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि अपार्थीड यानी कि जो ब्लैक पीपल्स थे उनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिशर्स जो थे, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन तो करते थे, साथ ही साथ उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, बहुत ही बुरी तरह से उनको जो है ट्रीट किया जाता था, बहुत ही गलत वे में उनको ट्रीट किया जाता था, ठीक है। सो इसका अपोज किया नेल्सन मंडेला और उनके साथ 7 लीडर्स ने इस अपार्थीड को अपोज किया कि भाई अपार्थीड नहीं होना चाहिए, हमें फुल पूरा राइट मिलना चाहिए और हमारी कंट्री है, हमें पूरी आज़ादी नहीं है, हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सो इसके अगेंस्ट जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है उनको करीब करीब 28 ईयर्स का लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया था साउथ अफ्रीका के अंदर ही। साउथ अफ्रीका मोस्ट फियर्ड प्रिजन रॉबिन आइलैंड, ठीक है। ही स्पेंड 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका मोस्ट फियर्ड प्रिजन, मतलब साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही ज़्यादा डरावना आइलैंड हुआ करता था उस टाइम पर, ठीक है, जिसका नाम था रॉबिन आइलैंड। उस आइलैंड पर नेल्सन मंडेला और इनके जो ये 7 लीडर्स थे, इनके साथ जो वर्क कर रहे थे, अपार्थीड के अगेंस्ट में जो काम कर रहे थे, अपार्थीड के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको 28 ईयर्स का लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया था। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिंदगी भर, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आप जेल में पड़े रहोगे। तो रॉबिन्स आइलैंड बहुत ही डरावना आइलैंड हुआ करता था, ठीक है। इट्स वन ऑफ द आइलैंड लाइक इन इंडिया एट द ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स वहां पर रूल कर रहे थे उसी सेम टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी रूल कर रहे थे, सेम टाइम पीरियड में, ठीक है। सो ये आइलैंड भी उसी तरीके से था जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आइलैंड था ना, निकोबार आइलैंड, तो वहां पर क्या होता था, ब्रिटिशर्स अगर किसी को बहुत लॉन्ग टाइम की बहुत कड़ी सजा अगर देते थे तो काला पानी भेज देते। तो काला पानी कहाँ पर था, काला पानी था आपका अंडमान निकोबार में। तो ये अंडमान निकोबार चारों तरफ से समुद्र से घिरा था, वहां से अगर कोई बचना चाहे तो भी नहीं बच सकता था क्योंकि चारों तरफ पानी, पानी इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसका इतना ज़्यादा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर होता है, इतना ठंडा पानी होता है कि वहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता है। दूसरा कि पानी से अगर बच भी जाए तो वहां पर जो एनिमल्स है, जो एक्वेटिक एनिमल है, फिश, शार्क, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें वैसे ही खा जाएंगी, ठीक है। व्हाट इज अपार्थीड, अपार्थीड एक्चुअली क्या होता था, ठीक है। अपार्थीड बेसिकली अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका, जैसे मैंने आपको बताया एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपार्थीड हुआ करता था। सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि व्हाइट और ब्लैक का उनके साथ भेदभाव किया जाता था, व्हाइट एंड ब्लैक्स, क्योंकि जब वहां पर ब्रिटिशर्स रूल करने आए तो ब्रिटिशर्स रूल करने ही नहीं आए, सिर्फ उतने ही लोग नहीं थे कि जितने सिर्फ रूल कर रहे थे, बट इंस्टेड ऑफ दैट ब्रिटिशर्स जो थे वो वहां पर रूल करते करते वो अपनी फैमिली के साथ भी आए थे, ठीक है। वहां पर साउथ अफ्रीका में वो अपनी फैमिलीज को भी लेकर आ गए थे और बहुत से ऐसे ब्रिटिशर्स थे जो कि अपनी फैमिली के साथ वहां पर रह रहे थे साउथ अफ्रीका में, ब्रिटिशर्स विद फैमिली, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स अपनी कई ऐसे ब्रिटिश, जैसे इंडिया में अपनी फैमिलीज के साथ ब्रिटिशर्स रह रहे थे, सेम एज इट इज वो वहां पर भी रह रहे थे, ठीक है। अफ्रीका में भी अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे थे ब्रिटिशर्स, और फैमिली के साथ रहते रहते देश आज़ाद हुआ, साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, इधर इंडिया आज़ाद हुआ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा आज़ाद हुआ, एशिया आज़ाद हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आज़ाद हुआ, धीरे धीरे अमेरिका पर भी ब्रिटिशर्स का रूल था, ठीक है। अमेरिका भी आज़ाद हुआ, अमेरिका भी कोई शुरू से अमेरिका नहीं था, शुरू से फ्री नहीं था, जितनी भी कंट्रीज मैक्सिमम रही है, ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर में रहा है, ठीक है। मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स पे और कंट्रीज पे जो है ब्रिटिश ने, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो से ब्रिटेन हम कहते हैं, उन्होंने, और साथ में अदर यूरोपियन कंट्रीज जो थी लाइक जर्मनी में, मैंने आपको बताया जर्मनी ने भी अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, रूल कर रहे थे अफ्रीका में, वो लोग भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे ब्लैक और व्हाइट को लेकर, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स और जर्मनी और अदर यूरोपियन कंट्रीज जब रूल कर रहे थे तो वो लोग अपनी फैमिलीज के साथ भी साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट जगह पे रहने लग गए थे, ठीक है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में आज भी जो है आपको देखोगे अगर आप जाओगे तो साउथ अफ्रीका में आपको गोरे लोग भी मिलेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज बता दूं, साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में आपको ज्यादातर गोरे लोग ही दिखेंगे, गोरे लोग, ठीक है। और वो गोरे लोग कौन है, अफ्रीका के तो नेटिव है ही नहीं, अफ्रीका के हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। साउथ अफ्रीका के नेटिव जिसे कहते हैं, मतलब एक्चुअली जो लोग उस कंट्री के निवासी हैं जिसे कहते हैं नेटिव, यानी कि रियल निवासी जिसे हम कहते हैं, एक्चुअल वहां के लोग, ठीक है। एक्चुअली जो वहां के लोग हैं, रियल निवासी, ठीक है। निवासी, यार आई डोंट नो हाउ टू राइट इन हिंदी, निवासी शायद यहाँ से होगा, ठीक है।
सो रियल जो निवासी लोग हैं, जो वहाँ के एक्चुअल लोग हैं, वो गोरे लोग वहाँ के नहीं है, वहाँ के एक्चुअल लोग ब्लैक पीपल्स ही हैं, ठीक है, बिकॉज जो वहाँ के नेटिव हैं वो ब्लैक पीपल्स ही हैं। ये गोरे लोग कहाँ से आए? ये गोरे लोग आए आपके ब्रिटिशर्स से, ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर सेटल्ड हो गए, देश आज़ाद हो गया, साउथ अफ्रीका आज़ाद हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, लेकिन कई ऐसी ब्रिटिश फैमिलीज थी, कई ऐसे ब्रिटिश लोग थे जो अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो साउथ अफ्रीका में ही बसे रह गए, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो यहीं बेस हो गया, ये तो सॉरी, वो यहीं बसे रह गए साउथ अफ्रीका में, और देन उनकी जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है आज। और वही क्रिकेट टीम में आपको दिखेंगे गोरे लोग, जो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम है उसमें ज़्यादातर गोरे लोग हैं, वो ब्रिटिशर्स हैं, वो कोई अफ्रीका के नेटिव नहीं है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, वो अफ्रीका के नेटिव लोग नहीं है। और अगर कोई क्रिकेट टीम में, उनकी क्रिकेट टीम में कोई एक आधी कोई ब्लैक पीपल होगा, ठीक है, ब्लैक जो प्लेयर होगा कोई, अगर एक आधी होगा, अगर तो होगा, तो वो जो ब्लैक पीपल है, वो जो ब्लैक लोग हैं, वो एक्चुअली में साउथ अफ्रीका के नेटिव है, ठीक है। तो वहाँ पर ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, यूनिक टू साउथ अफ्रीका, इट डिवाइड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन एंड स्किन कलर। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो उनके स्किन के कलर के बेस पे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, आई टोल्ड यू ऑलरेडी ऑल्सो, ठीक है, ब्लैक और वाइट का भेदभाव करते थे। इसी ब्लैक और वाइट के भेदभाव को वहाँ पर अपार्थीड कहा जाता था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने कुछ लगाया हुआ भी है, ये ब्लैक वाइट एरिया ब्लैकी गिबेट, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है कि वो वाइट एरिया है जहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हर जगह, ठीक है। अब रूल कर रहे थे तो ऑब्वियसली सी बात है, जब वो रूल कर रहे हैं तो वो अपनी चीज़ें हर जगह वो इंस्टॉल करेंगे कि भाई यहाँ पर हम रहेंगे। ये जो है वाइट एरिया, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ये आप देखो यहाँ पर ये अपार्थीड नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये इनका वाइट एरिया है, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने लिख दिया है कि भाई ये वाइट एरिया है, यहाँ पर जो है आपके ब्लैक जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। अपार्थीड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उनकी अपनी जो लैंग्वेज है, बरी अपार्थीड, ठीक है। तो मतलब लोग जो हैं वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। मंडेला फॉर फ्रीडम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है, एक बंदे ने यहाँ पर जो है कॉर्नर पे बैनर लेके खड़ा हुआ है कि मंडेला फॉर फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला क्योंकि इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने लिखा है कि मंडेला जो है हमारे वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपार्थीड के लिए। बरी अपार्थीड मतलब ब्लैक पीपल को, जितने ब्लैक पीपल हैं सारे ब्लैक पीपल को वो कह रहे हैं कि ब्लैक पीपल को आप जो है बरी कर दीजिए, ठीक है, ब्लैक पीपल हमें नहीं चाहिए। ये वो बोल रहे हैं, ब्लैक्स बोल रहे हैं यहाँ पर कि ब्रिटिशर्स चाहते हैं, अंग्रेज चाहते हैं कि हम अपने आप को जो है बरी कर दें। Who imposed this system? The white Europeans. अब ये सिस्टम जो है किसने इम्पोज किया था? ये सिस्टम इम्पोज किया था द वाइट यूरोपियंस। वाइट यूरोपियंस में यूरोप की कंट्री के भी कुछ रूलर्स थे इसमें, और मेन जो रूल कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहे थे अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट में, ठीक है। पर ब्रिटिशर्स ने ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स और बहुत सारे कंट्रीज पे जो है रूल किया है। सो मैनी ऑफ द टीचर्स डोंट नो अबाउट, तो वो सिर्फ वाइट यूरोपियंस ही कह देते हैं यहाँ पे। वाइट यूरोपियंस जो है बता दिया जाता है कि भाई वाइट यूरोपियंस ने जो है ये सिस्टम बनाया था। वाइट यूरोपियंस ने ऐसा कुछ खास नहीं बनाया था। वाइट यूरोपियंस कौन? कोई नहीं है, नन अदर देन ब्रिटिशर्स ही थे वो वाइट यूरोपियंस, ठीक है। और उन यूरोपियंस में कुछ ऐसी कंट्री थी, जैसे मैंने आपको बताया जर्मनी, फ्रांस, इन्होंने भी अपनी अपनी कॉलोनीज अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है वो बना रखी थी। नाउ वेयर वाज दिस सिस्टम इम्पोज्ड? ये सिस्टम इम्पोज कहाँ किया गया? द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। वाइट यूरोपियंस ऑब्वियसली यार ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स की इंडिया में उन्हें ब्रिटिशर्स कहा जाता था, यहाँ यूरोपियंस कहा जाता था। ऑब्वियसली ब्रिटेन ने ही ये सारा सिस्टम जो है ये साउथ अफ्रीका में इम्पोज किया था। पर ड्यूरिंग 17-18 सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्युपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स इन द वे दे ऑक्युपाइड इंडिया। आ गया ना यहाँ पर कि यूरोपियन 17th और 18th सेंचुरी में इंडिया में ब्रिटिशर्स अगेन कब आए? 17th सेंचुरी में। एग्जैक्ट डेट हिस्ट्री में नहीं दी हुई है, लेकिन बट समवॉट नियर बाय 1601, 2 या 1603 के आसपास इंडिया है। उसी टाइम पीरियड में ही ये इन्होंने अफ्रीका गए, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ओके, और साउथ अफ्रीका पे कब्जा किया, और भी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स पे उन्होंने, एशिया पे तो कब्जा किया ही हुआ था। सो ट्रेडिंग के लिए स्पेशली ट्रेडिंग कंपनीज जो थी इनकी फ्रॉम यूरोप, यूरोप से ट्रेडिंग कंपनी जो थी, लाइक जैसे इंडिया में आपके फ्रेंच आए, ठीक है, डच आए, कंपनीज, ये भी तो कंपनीज थी, डच कंपनीज आई, उसके बाद पोर्चुगीज आए, कितनी सारी कंपनीज आई। इंडिया क्या करने आई? ये लोग भी तो ट्रेड करने आए, ठीक है। उसके बाद आफ्टर देन आपके आते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स वैसे ब्रिटिशर्स जो थे फ्रेंच के बाद आए थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स का अपना चलता रहा, ट्रेड चलता रहा, उसी दौरान फिर उसके बाद डच आ गए, फिर पोर्चुगीज भी, सबसे पहले तो पोर्चुगीज आए थे, सॉरी, फर्स्ट जो आए थे, फर्स्ट कमिंग इन इंडिया दैट इज पोर्चुगीज, ठीक है। पोर्चुगीज के बाद आपके आ गए फ्रांस, फ्रांस के बाद आते हैं, फ्रेंच के बाद आते हैं आपके ब्रिटिशर्स, और उसके बाद डच, ठीक है। सो
इन सब ये सब भी आए इंडिया अपना ट्रेड व्रेड करने के लिए, सेम एज इट इज़ ये लोग डिफरेंट प्लेसेस पे गए ट्रेड करने के लिए। इनकी यूरोप की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये लोग ईस्ट के थे, माना जाता है ईस्टर्न कंपनीज थी, ठीक है, यूरोपियन कंपनीज थी, ठीक है, जो आई थी आपके ट्रेड वगैरह करने के लिए। तो सेम एज इट इज़ ये लोग अफ्रीका भी पहुंचे फ्रॉम यूरोप, ऑक्युपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स, ठीक है, ऑक्युपाइड करने के लिए, अपना ट्रेड करने के लिए, ज़बरदस्ती का ट्रेड करने के लिए। तो उसके लिए इन्होंने अपने आर्म्स भी यूज़ किए, आर्म्स यानी कि हथियार यूज़ किए, फोर्सेज यूज़ करी इन द वे द ऑक्युपाइड इंडिया। जिस तरीके से इन्होंने इंडिया को ऑक्युपाइड किया उसी तरीके से इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी ऑक्युपाइड किया। साउथ अफ्रीका को नहीं बल्कि पूरे पूरे कॉन्टिनेंट अफ्रीका को ऑक्युपाइड किया इन्होंने ट्रेड के चलते, ठीक है। Then after that, but unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became a local rulers, ठीक है। Same as it is, unlike India की तरह ही same as it is, बहुत सारे whites यानी कि जर्मनी से भी यूरोपियंस आए थे, ब्रिटिशर्स तो थे ही थे वहाँ पे, ठीक है, कुछ फ्रेंच लोग भी आए थे वहाँ पे अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका वो लोग जाके ट्रेड करते 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 वहीं पे सेटल्ड हो गए एंड बिकेम द लोकल रूलर। सेटल होते होते वो जो थे वहाँ के लोकल रूलर भी बन गए। लोकल रूलर लाइक ब्रिटिशर्स जैसे रूल करने लग गए थे, वैसे ही ब्रिटिशर्स, फ्रांस और जर्मनी के ये जो यूरोपियन रूलर्स थे वो अफ्रीका जाकर वहाँ पर भी जो है वो लोग रूल करने लग गए। Now system divide and labeled people on the basis of their skin color। अब वहाँ पे जो यूरोपियंस ने अपना जो सिस्टम बनाया हुआ था, ठीक है, यूरोपियंस ने क्या सिस्टम बनाया था, उन्होंने स्किन के कलर के बेस पर, ठीक है, ब्लैक पीपल्स और वाइट पीपल, ठीक है, स्किन के कलर के बेस पे ब्लैक और वाइट पीपल्स को इन्होंने आपस में अफ्रीका में ब्लैक इन कलर्स उनको जो है डिवाइड कर दिया। द नेटिव पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। मैंने कहा कि वहाँ के जो वाइट पीपल्स जितने भी आपको क्रिकेट टीम में वहाँ के जो गोरे जो क्रिकेटर दिखते हैं ना, वो वहाँ के नेटिव लोग नहीं है, वो वहाँ के रहने वाले नहीं है, दे आर ऑल ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस भी कह सकते हो आप, ठीक है। यूरोप के भी लोग आए थे, अफ्रीका में रूल कर रहे थे, अफ्रीका में लोकल रूलर्स बन गए थे ब्रिटिशर्स की तरह, ठीक है, और भी कंपनीज आई थी जो ट्रेड कर रही थी। तो इसलिए जो गोरे लोग हैं, अगर आप अफ्रीका में देखते हो या साउथ अफ्रीका कंट्री में देखते हो, तो दे आर नॉट द नेटिव पीपल, वो वहाँ के प्रॉपर लोग नहीं है, ठीक है। तो नेटिव पीपल जो है वहाँ के हैं वो ब्लैक इन कलर है, वो काले हैं। दे मेड अबाउट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक। और ये जो ब्लैक पीपल है ये वहाँ की करीब 3/4 पॉपुलेशन बनाते हैं, मतलब काफी लोग हैं भाई। जब वो ब्लैक वहां के ही रहने वाले हैं तो पॉपुलेशन तो ब्लैक्स पीपल की ही ज्यादा होगी ना। सो दे वर कॉल्ड ब्लैक्स, और उनको उनकी तादाद ज्यादा थी, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, 3/4 पॉपुलेशन ब्लैक्स पीपल की थी। दे आर टू बी कॉल्ड एज ब्लैक। बिसाइड दीज टू ग्रुप देयर वर पीपल मिक्स्ड रेस। अच्छा, इनके अलावा कुछ मिक्स्ड रेस के भी पीपल थे, ठीक है, कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया। कुछ ऐसे भी लोग थे जो इंडिया से, या इंडिया से ही नहीं बल्कि एशिया से भी कुछ लोग जो थे वो मूव होके आपके अफ्रीका गए थे, स्पेशली साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो वहां पर ब्लैक पीपल्स थे, वाइट थे, और कुछ कलर्ड पीपल थे। कलर्ड पीपल उनको बोला जाता था जो कि ब्लैक और वाइट वाले मिक्स जो थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा है मिक्स्ड रेसेस भी थी, यानी कि जो एशिया के लोग थे वो वहां पर जाकर भी, वो भी वहां जाके कुछ ऐसे लोग थे वहां जाके रहने लग गए थे, सेटल्ड हो गए थे। और कुछ ब्रिटिशर्स के टाइम पर एशिया से जो मजदूर वगैरह होते थे, स्लेव ट्रेड जो ब्रिटिशर्स करते थे, ठीक है, 3 कंट्रीज में, आप 10th में आप पढ़ोगे, अभी तो नहीं है, 10th में आप पढ़ोगे, ब्रिटिशर्स 3 कंट्रीज से, यूरोप से, अफ्रीका से और आपके अमेरिका से, इन 3 कंट्रीज से जो है वो स्लेव ट्रेड करती थी, ठीक है। और वो स्लेव ट्रेड, वो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वहां हुआ करता था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब ये यहाँ पर ही थे, ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर थे। तो जो स्लेव्स ब्रिटिशर्स लेकर आए होंगे उन्होंने अफ्रीका में कुछ, अफ्रीका में तो वो ज़्यादातर स्लेव करवाते थे, बहुत ज़्यादा स्लेवरी अफ्रीका में होती थी। तो वो एशिया से लोगों को लेकर आते थे, अफ्रीका में छोड़ते थे, ठीक है। तो वो उस टाइम के वो जो लोग थे वो वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था, ठीक है, वहीं रह रहे थे। तो उनको मिक्स्ड लोग कहा गया, क्योंकि वो ना तो वाइट थे ना प्रॉपर ब्लैक थे, ठीक है, इसलिए उनको मिक्स्ड रेस कहा गया, दैट इज द कलर्ड पीपल, उनको नाम दिया गया कलर्ड। एंड हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया कहा गया, लेकिन वो सिर्फ स्पेशली इंडिया से नहीं आए थे, ठीक है, नो डाउट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन ये वो इंडिया से ही नहीं आए थे, वो आपके एशिया से भी आए थे। वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर। और वाइट रूलर्स, जितने भी वाइट रूलर्स थे, वाइट रूलर कौन थे, ऑब्वियसली सी बात है, वाइट रूलर्स भाई यूरोपियन थे। तो जितने वाइट रूलर्स थे वो नॉन वाइट्स को, जितने भी नॉन वाइट्स थे, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो मिक्स्ड कलर के हों, एशियन हो, इंडियंस हो, उन सबको वो जो है इंफीरियर मानते थे। कौन? वाइट पीपल्स, ठीक है। वाइट रूलर्स जो थे अपने अलावा हर किसी को वो इंफीरियर मानते थे, फिर चाहे वो ब्लैक हो या फिर चाहे वो कलर्ड पीपल हो, ठीक है। जगह जगह कई ऐसी प्लेसेस थी जहां पर कुछ कुछ इस तरीके से साइन बोर्ड लगे हुए थे, डेंजर करके ऐसे साइन बोर्ड लगा दिए थे, ठीक है। अ साइन बोर्ड emblematic of the tense relation of the apartheid era 1953।
1953 में ये साइन बोर्ड जो है शो करते हैं, इस तरह के साइन बोर्ड यूरोपियंस ने लगाए थे, ब्रिटिशर्स ने, कि वो ये शो करते थे कि उस टाइम पीरियड में 1953 में जो है अपार्थीड के जो रिलेशंस जो थे, अपार्थीड का जो रहना था वो कितना ज़्यादा टेंस था वहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा क्या है इन साइन बोर्ड्स पे? नेटिव्स के लिए लिखा, नेटिव जो वहाँ के रहने वाले हैं, एक्चुअली जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, ठीक है। इंडियंस एंड कलर्ड्स, ठीक है। इफ यू एंटर दीज प्रेमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। तो कुछ ऐसी प्लेसेस हुआ करती थी जो ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने अपने लिए ही वो प्लेसेस जो हैं उन्होंने रखी थी, और उस के बाहर एक ये इस तरीके का एक साइन बोर्ड लगा दिया था कि अगर आप इस प्लेस के अंदर अगर आप एंटर होते हैं तो जो है आपको मिसिंग करार दे दिया जाएगा। यानी कि मर तो जाना ही है उनको वैसे भी, क्योंकि वो यूरोपियन एरिया था, यूरोपियन ने अपना कब्जा किया हुआ था, उसमें से उनकी रिस्ट्रिक्टेड प्लेस थी, ये समझ लीजिए। यूरोपियंस ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने अपने लिए रिस्ट्रिक्टेड प्लेस बना रखी थी, उसके अंदर किसी भी ब्लैक को, किसी भी कलर्ड को, इंडियंस जो वहाँ पर रह रहे थे काफ़ी पहले से, वही जो स्लेव ट्रेड के थ्रू कुछ इंडिया से जो है ब्रिटिशर्स लोगों को लेकर आके यहाँ छोड़ दिया था साउथ अफ्रीका में, एशिया से लेकर आ गया था, पाकिस्तान, बंगाल, बांग्लादेश, इन सब से यहाँ से स्लेव ट्रेड होता था, वहाँ लाके छोड़ दिया उसने अफ्रीका में, वहाँ उनसे स्लेवरी करवाते थे, ठीक है। तो उन इंडियंस को एंट्री नहीं थी, कलर्ड्स को एंट्री नहीं थी, ब्लैक्स को एंट्री नहीं थी, बोला अगर आप इस क्षेत्र के अंदर अगर आप घुसते हो तो आपको मिसिंग करार दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आर्म्ड जो गार्ड्स होते थे वो क्या करते थे, शूट ऑन साइट, देखते ही साथ शूट एंड का ऑर्डर दे दिया था, ठीक है, शूट ऑन साइट। सैवेज डॉग्स डेव्योर द कॉप्स यू हैव बीन वॉर्न। तो इसको ये वार्निंग साइन जगह जगह पे लगा दिए गए थे इस तरीके के। तो उनको क्या होता था, उन लोगों के साथ क्या होता था, वो जो इंडियंस होते थे या ब्लैक होते थे, कलर्ड होते थे, तो शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था कि अगर कोई भी इंडियन या कलर्ड अगर दिखता है तो उसको आपको जो है देखते साथ ही, शूट एट साइट यानी कि देखते साथ ही उसको मार देना। जैसे ही आपको दिखता है कोई इंडियन, कोई कलर्ड, कोई ब्लैक पीपल दिखता है, शूट एट साइट, मार देना। यानी या फिर उनके सैवेज डॉग्स वहां पर पले हुए थे, बहुत ज्यादा खतरनाक वहां पे जो है उन्होंने कुत्ते पाल रखे थे, वो कुत्ते जो है उनके ऊपर छोड़ देते थे। तो मैंने बताया ना कि वो एंटर अगर आप उस एरिया के अंदर अगर आप एंटर हो गए तो आपको मिसिंग करार दे दिया जाएगा। तो क्योंकि मिसिंग तो वो वैसे भी मिसिंग हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एक बार आ गया तो फिर वो समझो उसकी मौत जो है वो पक्की है, ठीक है। उसको मार ही देते थे, वो जान से ही खत्म कर देते। नेक्स्ट और यहाँ पर एक आता है, ये भी एक तरीके का, ये बीच पे ये एक साइन बोर्ड लगाया हुआ है, तो इसमें सेक्शन शायद डर्बिन बीच, डर्बिन का बीच है ये, साउथ अफ्रीका का डर्बिन बीच है। एंड दिस एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर ऑफ द वाइट रेस ग्रुप, ठीक है। तो ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड कर दिया और इस पे बोल दिया गया कि ये एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ठीक है। एंड सोल यूज ऑफ मेंबर ऑफ द वाइट, और ये सिर्फ कौन यूज कर सकता है, वाइट मेंबर्स के यूज के लिए ही सिर्फ ये एरिया, ठीक है। साइन ऑन डरबन बीच इन इंग्लिश, ठीक है, अफ्रीकन एंड जूलो इन इंग्लिश इट रीड्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ जूलो और कुछ अफ्रीकन लैंग्वेज में यहाँ पर हल्का फुल्का लिखा हुआ है। तो सिटी ऑफ डरबन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन बीच बाई लॉ, उस जमाने में जो ब्रिटिशर्स का लॉ था, दिस बाथिंग एरिया रिजर्व फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर ऑफ द वाइट रेस ग्रुप। इस बीच पे ब्रिटिशर्स जो थे ज्यादा बात करने जाते थे, नहाने जाते थे, घूमने जाते थे, ठीक है, ऐश करने जाते थे। तो इस बीच को सिर्फ यूरोपियंस के लिए ही छोड़ रखा था, कि मतलब उन्होंने कब्जा कराया हुआ था, बीचेस पे कब्जा किया हुआ था, प्लेसेस पे कब्जा किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि रूल चला रहे थे, वो रूल कर रहे थे, जैसे वो इंडिया में रूल कर रहे थे उसी तरीके से वो यहाँ पर भी रूल कर रहे थे। इस तरीके के साइन बोर्ड जो है वो जगह जगह पर अपनी प्रॉपर्टी, जो यूरोपियंस ने जो अपनी प्रॉपर्टी कब्जा की हुई थी, वहाँ के जो घर थे, अपने खुद के उन्होंने कुछ घर बनाए थे। आज जैसे कि आज हमारे इंडिया में भी कुछ इस तरीके के ब्रिटिश के टाइम पीरियड के हाउसेस बहुत बड़े बड़े ब्रिटिश अम्पायर के टाइम के बने हुए हैं। लाइक अगर जिस सिटी में मैं रहती हूँ, लाइक बरेली, तो हमारे बरेली में मतलब बहुत बड़ा बरेली कॉलेज है। तो दैट कॉलेज इज डिजाइंड एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स के ज़माने का कॉलेज है, जो कि आज भी वही ब्रिटिश आर्किटेक्ट के मतलब वही ब्रिटिश आर्किटेक्ट आज भी उसी ब्रिटिश आर्किटेक्ट को जो है रेनोवेट करते रहते हैं, उसको मतलब उसी स्टाइल में आज भी रखा हुआ है। मतलब बरेली कॉलेज हमारे बरेली का काफ़ी फेमस कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत ही बड़ा, ठीक है। बाहर से, आसपास के और बाहर से भी बच्चे आते हैं। इवन इन फैक्ट व्हेन आई वाज इन दैट कॉलेज, स्टडिंग इन दैट कॉलेज, तो वहाँ पर सेम जिस कंट्री के हम बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ अफ्रीका से वहाँ पर बच्चे आया करते थे पढ़ने, साउथ अफ्रीका से, केनिया से, युगांडा हो गया, ज़ाम्बिया हो गया, इन जारी प्लेसेस से वहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे, ठीक है। हाउसेस जो भी प्रॉपर्टी वगैरह बनाई हुई थी उसके आगे इस तरीके के साइन बोर्ड लगाया करते थे। पार्शलिटी फेस्ड बाय द साउथ अफ्रीकन्स, अब भाई पार्शलिटी भी साउथ अफ्रीकन्स के साथ बहुत ज़्यादा थी और बहुत उन्होंने फेस किया। ऑब्वियसली वो पार्शलिटी वो फेस करना ही था, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे,
क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वहां पर रूल कर रहे थे, चाहे आप ब्रिटिशर्स कह लो या यूरोपियंस कह लो, क्योंकि यूरोपियंस भी आप कह सकते हो क्योंकि कोई एक देश के लोग या एक देश के वाइट पीपल्स जो थे अफ्रीका में रूल नहीं कर रहे थे। बहुत सारे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यूरोपियंस और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के लोग भी आए हुए थे, उधर जर्मनी भी रूल कर रहा था, फ्रांस की कंपनीज मतलब ट्रेड करने आई हुई थी। ट्रेड करते करते उन्होंने जैसे इंडिया में किया वहां रूल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जिसके वजह से अब रूल जब रूल कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ वहां पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार, लोगों के साथ क्रुएलिटी, लोगों को अपनी मर्जी से चलाना, मारना, काटना, मतलब मारना, उनको अपनी मर्जी से सारी चीजें वो कर रहे थे, ठीक है। सो ऑब्वियसली सी बात है साउथ अफ्रीकन पीपल्स को पार्शियलिटी भी झेलनी पड़ी। नॉन वाइट पीपल्स हैड नो वोटिंग राइट, जो नॉन वाइट पीपल्स थे उनको किसी भी तरीके का कोई भी वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है। दे कुड ओनली वर्क इन वाइट एरियाज इफ परमिटेड। सो वो वाइट एरियाज में, यानी कि जो यूरोपियंस ने अपने जो एरिया थे ना वो कवर किए हुए थे, यानी कि ऐसा कह लो उन्होंने अपने एरिया के आसपास जो है एक फेंसेस टाइप लगाए हुए था, ठीक है। और साइन बोर्ड्स, जैसे आपने अभी देखे अलग अलग साइन बोर्ड्स लगाए हुए थे, तो वो उन्होंने अपना एरिया जो थे कवर किया हुआ था, सराउंडेड किया हुआ था कि इस प्रेमिसेस के अंदर जो है और कोई भी ब्लैक या कलर्ड या इंडियन जो है वो एंटर नहीं करेगा, वो तभी एंटर करेगा जब उसको परमिशन होगी। सो दे कुड ओनली वर्क इन वाइट एरिया। वाइट एरिया में वो काम भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, वो तभी वर्क करेंगे जब उनको वाइट यूरोपियंस ने परमिशन मिलेगी। ऑल पब्लिक फैसिलिटीज एंड प्लेसेस वर सेपरेट फॉर वाइट्स एंड ब्लैक्स, ठीक है। जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज थी, मतलब पब्लिक फैसिलिटीज बस हो गई, रिक्शाज हो गए, जो भी पब्लिक फैसिलिटी, पार्क्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हर पब्लिक फैसिलिटीज एंड प्लेसेस, हर जगहों पर, हर प्लेसेस पर, वहां पर जो है हर जगह पार्क हो गया, रोड हो गया। रोड भाई पब्लिक प्लेस है, उस पर तो सभी लोग चल सकते हैं, पार्क है, पब्लिक है, उस पर सब लोग उसको सब यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां वाइट्स ने क्या किया हुआ था, यूरोपियंस ने क्या किया हुआ था, प्लेस ऑल पब्लिक फैसिलिटीज एंड प्लेस सेपरेट फ्रॉम वाइट एंड ब्लैक। मतलब रोड भी अगर है तो अगर रोड पे भी अगर ब्लैक चल रहे हैं तो उस रोड पर भी ब्लैक्स के लिए वो रोड को भी डिवाइड कर देते थे यूरोपियंस। उसमें ब्लैक जो है अलग आधे रोड पे चलेंगे और यूरोपियंस जो है वो अलग आधे रोड पे चलेंगे। पब्लिक प्लेसेस हो गई, पब्लिक फैसिलिटीज हो गई, अगर कोई पब्लिक फैसिलिटी है, मतलब जैसे ऑटो रिक्शा बस वगैरह होती हैं, पार्क है, तो उस पार्क में भी वाइट्स का एरिया अलग होगा, ठीक है, साथ ही साथ ब्लैक्स का एरिया अलग होगा। मतलब दे वर फॉरबिडन टू लिव इन वाइट एरिया, उनको वाइट एरिया के अंदर जाने तक नहीं दिया जाता था। फॉरबिडन, अगर चले गए तो मार दिया जाता था उनको, ठीक है। जैसे अभी इससे पहले आपने साइन बोर्ड देखा, लिव इन द वाइट एरिया। ब्लैक कुड नॉट इवन विजिट चर्चेस टू वर्शिप। ब्लैक्स में अफ्रीका में क्या होता है, वहां पर जो अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है वहां पर आपके क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स रिलीजन को फॉलो करने वाले अफ्रीकन सबसे ज्यादा है। अफ्रीका जो हमारा कॉन्टिनेंट है वहां पर दो रिलीजन सबसे ज्यादा फॉलो होते हैं। फर्स्ट होता है आपका क्रिश्चियनिटी, ठीक है, और दूसरा आपका इस्लाम। अभी थोड़े दिन पहले मैं कुछ एक्चुअली पढ़ रही थी, कुछ स्टडी कर रही थी, तो मुझे एक चीज़ थोड़ा सा बॉदर कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो वो ये बॉदर कर रहा था, क्रिश्चियनिटी तो हम मान लेते हैं, एग्जैक्टली वैसे नहीं पता है कि भाई क्रिश्चियनिटी अफ्रीका में कैसे आई। लेकिन अगर हम ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई यूरोपियंस आए वहाँ पर, ब्रिटिशर्स आए, तो हम ये मान सकते हैं कि यूरोपियंस के थ्रू जो है क्रिश्चियनिटी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इतनी ज़्यादा स्प्रेड हुई, अफ्रीका में आई, ब्रिटिशर्स वहाँ पे सेटल्ड हो गए, बहुत सारे ब्रिटिशर्स, बहुत सारे यूरोपियंस जो थे वहाँ पे सेटल्ड हो गए, तो उनके थ्रू क्रिश्चियनिटी आई। लेकिन हाउ द इस्लाम केम टू अफ्रीका, ठीक है। सो ये थोड़ी सी चीज़ मुझे बॉदर कर रही थी। तो आप लोग, अगर आप लोग को टाइम मिले, अगर आपको लोग कहीं से कुछ पता चलता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपनी मेरी अभी रिसर्च जो है ये स्टार्ट हुई है अभी, तो मैं उस पर जो है रिसर्च कर रही हूँ कि भाई इस्लाम जो है अफ्रीका में किस तरीके से आया। खैर एनीवेज कंटिन्यू करते हैं। तो चर्चेज जो है, चर्चेज पे भी जो है ब्लैक पीपल्स को वर्शिप करने नहीं दिया जाता था, चर्चेज नहीं जाने दिया जाता था। ब्लैक्स को, कलर्ड्स को, इंडियंस को वाइट ही चर्च जा सकते थे। कैनॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। अगर उनके साथ किसी तरीके का कोई गलत व्यवहार जो है, गलत ट्रीटमेंट अगर उनके साथ यूरोपियंस कर रहे हैं, उसके खिलाफ वो किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, आंदोलन या रेवोल्यूशन, ठीक है, किसी भी तरीके का रेवोल्यूशन ब्लैक पीपल्स नहीं कर सकते थे, किसी भी तरीके की कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, यानी कि ग्रुप्स या कोई एसोसिएशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो किसी भी तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इस तरीके की चीज़ें वो कुछ नहीं बना सकते थे, ठीक है। सारी चीज़ें उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड थी। अगर वो कुछ ऐसा करते थे तो उनको क्या कहा जाता है ना, उनको कुचला जाता था, उनको दबाया जाता था, इन इंग्लिश अभी मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड दैट, उनको सप्रेस किया जाता था, या ऑप्रेस, सप्रेस कह सकते हो आप, ठीक है, उनको सप्रेस किया जाता था, मार दिया जाता था,
और उनका जो भी अगर कुछ वो करने की कोशिश भी करते थे तो वो सारी चीज़ें जो है उनकी ख़त्म कर दी जाती, ठीक है ना। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। ये सारा जितना आपने यहाँ से यहाँ तक ये जितना आपने पढ़ा इसको कहा जाता है सेग्रीगेशन, ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन आती है सेग्रीगेशन की तो आप यहाँ पर ये कुछ 2-3 चीज़ें जो है आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे अभी जितना स्टडी किया, दिस ऑल टू बी दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इस सबको सेग्रीगेशन कहा जाता है, यानी कि उनकी मर्जी के खिलाफ जो है उनसे बहुत सारी चीज़ें करवाई जाए और उनसे बहुत सारे उनके अधिकार, उनके राइट्स जो है वो छीन लिए जाए, ठीक है। नाउ सेवरल कंट्रीज डी अनाउंस अपार्थीड एज अनजस्ट एंड रेशियस। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें अफ्रीका में जो भी कुछ हो रहा था ना, जो अत्याचार हो रहा था, ठीक है, क्रूएलिटी, जो यूरोपियंस जो है जिस तरीके की क्रूएलिटी कर रहे थे वहाँ के ब्लैक पीपल्स के साथ, वहाँ के कलर्ड पीपल्स के साथ, ठीक है, इंडियंस भी वहाँ पर जो रहते थे उनके साथ, मतलब वो वाइट्स के अलावा और किसी को भी जो है वो कुछ भी नहीं समझते थे, ठीक है। वाइट्स अपने आप को ही बस हम गोरे हैं, हम हमारा कलर जो है हमारा स्किन कलर वाइट है, हमारे आगे जितने भी हैं वो सारे के सारे इन्फीरियर है। आपने प्रीवियसली अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, सबको इन्फीरियर समझते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे काफ़ी टाइम, काफ़ी सालों के बाद ये बहुत सारी सेवरल कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें, अफ्रीका में जो भी कुछ साउथ अफ्रीका में हो रहा था ये सारी चीज़ें बाकी कंट्रीज़ में जो है स्प्रेड होने लगी जैसे बाकी कंट्रीज़ को भी पता लगने लगा कि व्हाट इज़ अपार्थाइड, कि अपार्थाइड जैसी चीज़ कुछ अफ्रीका में चल रही है, ठीक है। डी अनाउंस अपार्थाइड एज अनजस्ट, और उन कंट्रीज ने क्या किया, अपार्थाइड को अनजस्ट करार दिया, रेशिस्ट डिस्क्राइब किया, ठीक है, कि अपार्थाइड जो है वो टोटली जो है वो गलत है, ये एक अनजस्ट है, लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, रेशियस, रेस के ऊपर जो है आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ये, तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने अपार्थाइड को डी अनाउंस किया अनजस्ट, ठीक है। बट द वाइट रेशियस गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन जो वाइट लोग थे, यानी कि जो वाइट यूरोपियंस थे, उन्होंने अपना जो काम वो कर रहे थे उस काम को उन्होंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू क्या काम कर रहे थे, कंटिन्यू जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वाइट रेशियस जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट कहाँ पर थी, गवर्नमेंट थी आपकी साउथ अफ्रीका में, जो गवर्नमेंट बनी हुई थी, ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट बनी हुई थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स कह लो, यूरोपियन कह लो, कुछ भी कह लो भी, ठीक है। और इन सारी कंट्री ने अफ्रीका में रूल करने के उससे जो है इन सारी कंट्रीज ने मिलके रूल करने हेतु, ठीक है, कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, मना करने के बावजूद भी बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी राय व्यक्त करी कि ये गलत है, इसको खत्म किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उन सबको डिटेन करते हुए, उन सबको ना मानते हुए कंटिन्यू किया अपना रूल, अपना टॉर्चरिंग किया ब्लैक पीपल्स को, किलिंग ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल, और बहुत सारे ब्लैक और कलर्ड पीपल्स को जो है इन्होंने मारना शुरू किया। 1950 में द ब्लैक कलर्ड एंड द इंडियन लॉन्च प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक। अब क्या हुआ, 1950 में बहुत ज़्यादा हो गया ये सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत कुछ हो गया। और साथ ही साथ यहाँ इंडिया में भी वाइट जो थी ना माइनॉरिटी, वाइट माइनॉरिटी जो थी यहाँ इंडिया में भी रूल कर रही थी। और कहने को हमारे इंडिया में जो हमारा जो कलर है, ब्राउन जो कलर है हमारा, ठीक है, हम मेजॉरिटी में थे, फिर भी हम ब्रिटिशर्स को जो थे बहुत जल्दी हम ना उनको अपने कब्जे में कर पाए, ना हम उनको यहाँ से बहुत जल्दी भगा पाए, ठीक है। लेकिन अब अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, वहाँ के लोग जो थे परेशान हो चुके थे, तो वहाँ के इंडियंस ने और वहाँ के ब्लैक पीपल्स ने मिलकर क्या किया, लॉन्च अ प्रोटेस्ट मार्च और स्ट्राइक। अब भैया उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और कर दिया, बहुत सारी जगहों पे स्ट्राइक्स उन्होंने चालू कर दी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी, ANC बनी, अंडर द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस करके एक बनाई, इन्होंने पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ठीक है, ताकि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वोटिंग के लिए जो है वोट्स लोगों को मिलेंगे, ब्लैक पीपल्स के वोट मिलेंगे इनको, पॉलिटिकली गवर्नमेंट में एंटर हो सके। इस वजह से इन्होंने ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई। दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। और सेग्रीगेशन की जो अभी आपने प्रीवियस उसमें जो अभी आपने ये पॉलिसीज पढ़ी, ये हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सो ये सेग्रीगेशन के खिलाफ जो है इन्होंने प्रोटेस्ट और स्ट्राइक किया था। तो ये जो सेग्रीगेशन की जितनी भी पॉलिसीज थी इसके अगेंस्ट इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई यहाँ पर इनका स्ट्रगल चलता रहा, सालों तक इनका स्ट्रगल चला, और इसी स्ट्रगल के चलते जो है इन्होंने डिमांड करी टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की, कि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है भाई बनना चाहिए, ठीक है।
इसके चलते द मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थाइड लेड बाई ANC ग्रीव, ठीक है। मूवमेंट जो अगेंस्ट अपार्थीड है, अपार्थीड के अगेंस्ट जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसको लेड किया ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ग्रीव। ये जो था अब बहुत ग्रीव होने लगा, बढ़ने लगा, ठीक है। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपार्थीड के अगेंस्ट जो मूवमेंट स्टार्ट किया, अब वो धीरे धीरे जो है ग्रू करने लग गया था, बढ़ने लग गया था, ठीक है। द गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू चेंज द डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। गवर्नमेंट के ऊपर अब जो है दबाव बनाने लगे। कौन बनाने लगे? ब्लैक पीपल्स, ठीक है। कलर्ड पीपल, जिन्होंने कलर्ड पीपल वो ये ब्लैक और कलर्ड पीपल, इंडियंस वहां पे कलड़ी माने जाते थे, इंडियंस को कलड़ी कहा जाता था। ANC ने, ठीक है, ANC ने गवर्नमेंट के ऊपर जो है अब दबाव बनाने लग गए, कंपेल्ड किया गवर्नमेंट को कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, वो सेग्रीगेशन वाला जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, ये सेग्रीगेशन पॉलिसीज को जो है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, इसको जो है आप खत्म करो, इसको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत टाइम तक ये मूवमेंट चला, बहुत टाइम तक, ठीक है। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, फाइनली क्या हुआ? 26 अप्रैल में द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक साउथ अफ्रीका वाज अनफ्लर्ड। और 26 अप्रैल 1994 में जाके भाई हम तो 1947 में देश आज़ाद हो गया। आप सोचो, हमने तो ब्रिटिशर्स को 1947 में जो है इंडिया से भगा दिया, बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत स्ट्रगल करने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो है, इंडिया में भी जो है 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आ गए थे, ट्रेड किया 50-60 सालों तक, और उसके बाद जो है उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसी टाइम पीरियड में अफ्रीका भी, ये यूरोपियंस, वाइट यूरोपियंस जो थे, ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, कुछ भी कह लीजिए आप, दे ऑल आर सेम, ठीक है। ये यहाँ पर भी अफ्रीका में भी इन्होंने काफ़ी सालों तक जो है रूल किया, हमारे से ज़्यादा, शायद हमारे से बहुत ज़्यादा सालों तक रूल किया। रूल करने के बाद फाइनली 1994, 26 अप्रैल 1994 को रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका बन गया, और इनका अपना एक नेशनल फ्लैग भी जो है वो तैयार किया गया, ठीक है। और नेशनल फ्लैग तैयार होते ही नेशनल फ्लैग को अनफ्लड किया गया, यानी कि लहराया गया, मार्किंग द एरा ऑफ द इवॉल्विंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और अफ्रीका हो गया अब डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, मार्किंग द एरा ऑफ इवॉल्विंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो अब ये कंट्री भी जो है वो डेमोक्रेसी के अंडर में आ चुकी थी। बहुत सारी कंट्री, अफ्रीका से पहले बहुत सारी कंट्री, हमारा देश पाकिस्तान, इंडिया, तो हमारा देश पाकिस्तान नहीं, मतलब हमारा देश और पाकिस्तान, ठीक है, मतलब पाकिस्तान में तो क्या ही डेमोक्रेसी रही है, लेकिन उस टाइम तो डेमोक्रेसी थी, ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है। सो इंडिया और पाकिस्तान, म्यांमार, बहुत सारी, इनके अलावा भी और भी अमेरिका वगैरह बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो डेमोक्रेटिक हो चुकी थी, डेमोक्रेसी आ चुकी थी, इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। सबसे जो आखिर में अगर रहा, ये इसके बाद भी और भी कई कंट्रीज क्या रही होंगी ना, सबसे लास्ट जो आपका रहा है अफ्रीका, जो कि 1994 में जो है वो आज़ाद हुआ, डेमोक्रेटिक कंट्रीज की लिस्ट में आया, अपना खुद का नेशनल फ्लैग अनफ्लर्ड हुआ, ठीक है। सो फाइनली अब यहाँ पर जो है अपार्थीड जो गवर्नमेंट थी उसका हो गया खात्मा, उसका हो गया दी एंड, बड़ा सा दी एंड हो गया, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेस गवर्नमेंट। अब जो न्यू गवर्नमेंट बनी, जो न्यू सरकार बनी, नई सरकार जो बनी, वो थी आपकी मल्टी रेस गवर्नमेंट, यानी कि उस गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे मल्टी रेस को फॉलो, मल्टी रेस वाले जो लोग थे, पीपल थे, उन लोगों को उस गवर्नमेंट में शामिल किया गया। रोमन इंग्लिश में हो गया शामिल, ठीक है। सो मल्टी रेस पीपल को जो है उस नई जो गवर्नमेंट बनी उसमें शामिल किया गया, मल्टी रेस लोगों को। नाउ एक कोटेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये कोटेशन है बाई नेल्सन मंडेला, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, स्पीकिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये जो कोटेशन, मतलब ये जो कोटेशन नहीं है, इट्स अ सेइंग, उन्होंने कहा नेल्सन मंडेला, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बने आफ्टर साउथ अफ्रीका, जब इंडिपेंडेंस हो गया 1994 में, साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस यहाँ मिली, और यहाँ ही 28 साल की इम्प्रिजन के बाद जो है नेल्सन मंडेला को जो है छोड़ दिया गया था, ठीक है, क्योंकि नई सरकार बनी थी। यूरोपियंस, वाइट यूरोपियंस जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट यहाँ से खत्म कर दी, चले गए, छोड़ दी गवर्नमेंट, और उनको रिलीज कर दिया गया, ठीक है। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने नेल्सन मंडेला को बाहर निकाला, ठीक है, और उतने सालों तक जो है वो जेल में ही, आजीवन कारावास जिसे कहते हैं, उस में थे, पड़े हुए थे वो। तो जब वो बाहर आए तो उन्हीं को लोगों ने चूज किया पहला प्रेसिडेंट बनने के लिए इन साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने कुछ ये अपनी कुछ बातें जो है लोगों के सामने व्यक्त करी हैं। एक नीचे जो लिखा है, लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर एक असाधारण बदलाव आया था, यानी कि ये वो बदलाव था जो क्या कहते हैं, शायद नहीं भी होता, ऐसा भी हो सकता था कि शायद ये बदलाव नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी ये असाधारण बदलाव जो है आया।
हो सकता था कि ना हो, लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है काफ़ी सालों तक स्ट्रगल हुआ। सो हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन, यानी जो हिस्टोरिकल एनिमीज थे, यानी कि जो ऐतिहासिक शत्रु, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक शत्रु थे जो कि रंग भेद से लोकतंत्र की और शांतिपूर्ण बातचीत करने में सफल रहा है। सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा हिंदी में बोल दिया, खैर लीव इट, इसको छोड़ो। नेगोशिएशन अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थीड टू डेमोक्रेसी, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी कि जो यूरोपियन वाइट्स की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल एनिमी थे अब वो हिस्ट्री बन गए ना, अब उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने गवर्नमेंट छोड़ दी, वाइट यूरोपियंस ने सब कुछ छोड़ दिया, अब वो एनिमी तो थे ही, साथ में अब वो हिस्ट्री बन गई। कोई भी चीज़, अगर कोई भी इवेंट दुनिया में कहीं भी कोई भी इवेंट, या आज मतलब आज भी जो इवेंट, जब से ये दुनिया बनी है, जो इवेंट्स जो है जो होते जाते हैं, और समय क्योंकि किसी के लिए नहीं रुकता है, टाइम आगे बढ़ता जो जाता है, जो तो पीछे की जो चीज़ें होती है, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो हिस्ट्री बन जाती हैं, ठीक है। अब क्योंकि वाइट यूरोपियंस ने देश छोड़ दिया था, अफ्रीका छोड़ दिया था, तो अब वो हिस्ट्री बन गए थे, इसलिए उन्हें हिस्टोरिकल एनिमी कहा है। तो हिस्टोरिकल एनिमीज जो थे वो अब सक्सेसफुल हो गए थे, ठीक है। सक्सीडेड लिखा है, वो सक्सीडेड हो गए थे नेगोशिएटिंग, यानी कि वो निगोशिएट करने में सक्सेसफुल हो गए कि पीसफुल ट्रांजिशन, की अब वो जो है पीसफुली, शांतिपूर्वक जो है वो अफ्रीका का ट्रांजिशन, यानी कि अफ्रीका में बदलाव लाने के लिए, अपार्थीड से डेमोक्रेसी में बदलाव लाने के लिए अब वो वाइट यूरोपियंस तैयार थे। तो लेकिन उनको, वाइट यूरोपियंस को यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने हिस्टोरिकल एनिमी करार दिया गया है, ठीक, एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरिटेंट कैपेसिटी ऑफ द गुडनेस इन द अदर। यहाँ पे मतलब यही कहा गया है कि लोगों को, हम लोगों को भी, नेल्सन मंडेला ये कहा है कि हमें भी जो है गुडनेस इन द अदर, यानी कि हमें दूसरे के अंदर अच्छाई देखनी चाहिए और हमें अपनी अंदर अच्छाइयों को भी जगा के रखना चाहिए। जो हमारे अंदर अच्छी चीज़ें हैं उनको हमेशा हमें जगा के रखना चाहिए। माई विश इज दैट द साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ ऑफ गुडनेस। वो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरा ये मानना है, मेरी ये बिलीफ है, मैं ये चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीकन पीपल्स जो है वो भी अपने अंदर हमेशा गुडनेस जो है बना के रखें, अच्छाई जो है वो बना के रखें और अच्छाई को पकड़ के रखें, अच्छाई को पकड़ कर ही चलें, अपनी लाइफ स्पेंड करें, अपनी जिंदगी अच्छाई को पकड़ के चले। दैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स इज कॉर्नर स्टोन ऑफ अ डेमोक्रेसी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग पर जब हम विश्वास करेंगे, अपने विश्वास को कभी ना छोड़े। अफ्रीका लोग सच्चाई में जो विश्वास है उनका, उस विश्वास को वो कभी ना छोड़े। अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ ऑफ गुडनेस, अच्छाई के अंदर जो विश्वास है उसको बना के रखें कि वे इस बात का को संजो कर रखें हमेशा, मानव में विश्वास ही, अगर हम एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, एक दूसरे पे अगर हम ट्रस्ट करते हैं, तो वही हमारे लोकतंत्र के लिए जो है एक आधारशिला होगा। कॉर्नर स्टोन यानी कि आधारशिला, आधारशिला मतलब वो हमारी डेमोक्रेसी को जो है बना के रखेगा। तब बनी रहेगी हमारी डेमोक्रेसी जब हम एक दूसरे पे विश्वास करना ना छोड़ें, जब हम एक दूसरे के अंदर अच्छाई को जो है पकड़ के रखें, अच्छाई में विश्वास को कभी ना छोड़ें, ठीक है। ये नेल्सन मंडेला की सेइंग्स थी, उनका मानना था, उनकी बिलीव थी। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर। अब जब अफ्रीका के जो ब्लैक जो पीपल्स थे ना, अफ्रीका आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार बन गई, नई सरकार के बनने से क्या हुआ, जो अफ्रीका के जो नए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के जो लीडर्स थे, जो ब्लैक लीडर्स थे, ऑब्वियसली जब नई गवर्नमेंट बनी तो लीडर्स भी जो है लीडर्स भी जो है उसके ब्लैक ही होंगे, क्योंकि ब्लैक पीपल्स ही वहां पर जो है अफ्रीका में मेजॉरिटी में थे, तो लीडर्स ब्लैक थे। अपील टू फेलो ब्लैक्स, यानी कि अपने साथी ब्लैक पीपल से, ब्लैक लीडर्स ने अपने फेलो ब्लैक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि अपने ब्लैक लोगों से, ठीक है, ब्लैक पीपल्स यानी कि सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है, उस मतलब साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, ब्लैक लोग थे, साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोग, उनसे ब्लैक लीडर्स ने कहा कि हमारे जो भाई वाइट्स थे, जिन्होंने हम पे इतनी एट्रोसिटी से जो है हम पे रूल किया, बहुत सारे गलत हमारे साथ व्यवहार किया, कमिटेड वाइल इन पावर, जब वो पावर में थे, जब वो सत्ता में थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे गलत व्यवहार किए, दुर्व्यवहार बहुत सारे किए हमारे साथ। तो ब्लैक लीडर्स ने कहा कि भाई उन वाइट्स को जो है उन वाइट्स को जो है आप जो है माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। जब वो पार में थे तो उन्होंने हमारे साथ बहुत सारा कुछ गलत किया, ठीक है। द लीडर्स वांटेड टू बिल्ड अप अ न्यू साउथ अफ्रीका, और लीडर्स चाहते थे कि भाई अब हमें एक नया साउथ अफ्रीका बनाना है, बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मैन एंड वुमेन, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। सो सारे लीडर्स का यही मानना था कि भाई अब हमें एक न्यू अफ्रीका बनाना है। दैट इज वाई हियर इट इज रिटन न्यू साउथ अफ्रीका।
अब हमें न्यू साउथ अफ्रीका बनाना है जिसमें सब लोग जो है सबके साथ इक्वली ट्रीट हो, इक्वालिटी हो हमारी कंट्री में, सारी रेसेस के साथ हम इक्वल ट्रीट करें, मैन एंड वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिले, इक्वली ट्रीट करें। लेकिन कहीं हद तक ना आज भी वहाँ पर ना वाइट्स जो रह रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स यूरोपियंस जो वहाँ पर आज रह रहे हैं, जो सेटल्ड हो गए, इवन मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है उसमें भी वो अफ्रीकन्स नहीं है, वहाँ पे वाइट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जो अफ्रीका की जो जैसे टीम मैंने बताई तो उसमें जो वाइट्स है ना, तो वाइट्स जो है वहाँ पर मतलब टीम में तो इतना नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो वाइट्स सेटल्ड हो गए थे, बहुत यूरोपियंस थे जो साउथ अफ्रीका में सेटल्ड हो गए, बहुत आपको वाइट पीपल्स वहाँ पे बहुत दिखेंगे। और वो वाइट पीपल्स कहने को है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, लेकिन आज भी वहाँ पर वाइट्स जो हैं वो वहीं के ही नेटिव, वो उन्हीं का देश, वही वहाँ के रहने वाले, वहाँ के ब्लैक लोगों के साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं कहीं पर थोड़ा हद तक होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है, तो वहाँ पर आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ब्लैक्स तो फिर वाइट की तो फिर वो ऐसी की तैसी करते ही है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये हमारे देश के तो है नहीं, और ये हमारे देश में आके इन्होंने इतने सालों तक रूल किया, जैसे तैसे हमने अपने देश को आज़ाद करवाया, लेकिन उसके बाद ये जो थे गधे लोग, ये यहीं के यहीं जो है कमबख्त जिंदगी भर के लिए सेटल हो गए, और जिंदगी भर के लिए हमें ये अपना रूल, अपनी ताकत जो है, हमें हमेशा हर टाइम जो है अपनी ताकत, अपने रूल का एहसास दिलाते रहते हैं। ठीक है, तो ब्लैक्स भी वहाँ पर आज जो ब्लैक है, वो आज जो वाइट वहाँ पर रह रहे हैं, उन वाइट से ब्लैक्स जो है बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर आज भी होता है। ब्लैक्स वाइट को मारते हैं, वाइट ब्लैक्स को मारते हैं, जब भी उन्हें मौका मिल जाता है और धुई धाम वहाँ पर होती रहती है। ठीक है, तो ऑल सारी रेसेस को इक्वल ट्रीट किया जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री जिस तरीके से होती है उस तरीके से वैल्यूज़ हो, कॉन्स्टिट्यूशन बने, सोशल जस्टिस रहे, सोसाइटी में सबके साथ जस्टिस हो, और ह्यूमंस के अपने उनके खुद के जो राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स भी जो है उनको दिए जाए। ठीक है, द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो पार्टी जो कि जिसने बहुत कुछ झेला, दैट रूल ऑपरेशन ब्रूटल किलिंग, जिसने ऑपरेशंस झेले, यानी कि उनको कुचला गया, मारा गया, ब्रूटली किलिंग, जान तक से जो है उनको मार दिया गया। ठीक है, वो उस पार्टी में, उस जगह में, उस प्लेस में, एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, और वो पार्टी मतलब वो लोग जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत सालों तक काम किया, वो सारे के सारे सेट टुगेदर एक साथ बैठे और उन्होंने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में सोचा, टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution in the world has ever held. 2 साल के डिस्कशन के बाद, मतलब 2 साल तक अफ्रीका में जो है डिस्कशन होता रहा, और 2 साल के डिस्कशन के बाद डिबेट्स हुए आपस में, जो लीडर्स थे उनके बीच में आपस में बातचीत हुई। ठीक है, डिस्कशन, बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, डिबेट्स हुए, दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड होना चाहिए, फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड। ठीक है, काफ़ी अच्छा उनके कंट्री में जो है बहुत फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही फाइन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे आप कह सकते हो, बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है, बहुत सारी चीज़ों को लेके। हमारे इंडिया की तरह नहीं कि हमने ब्रिटिशर्स का ही उठा के कॉन्स्टिट्यूशन उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसमें भी चेंजेस लाने में जो है हमें 2 साल 11 महीने लगे, इनको तो फिर भी 2 ही साल लगे, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनको 2 साल लगे, इन्होंने कोई ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया। लेकिन हमारे इंडिया में वही ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर उसमें चेंजेस करने में 2 साल 11 महीने, पूरे के पूरे 3 साल लगा दिए। जो वो ऐसी चीज़ें थी, कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे थे जो कि भैया डेमोक्रेटिक इंडिया में नहीं चल सकते थे, उन्हीं को चेंज करना था। चेंज करने में ही हमारी कंट्री में 3 साल लग गए, और इतने सारे लीडर्स, फलान ढिमकान, बहुत सारे लोग जो है बैठ गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं था, इन्होंने अपना खुद का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने यहाँ के लोगों को, अपने सिटीजन्स को, अपनी कंट्री के लोगों को एक्सटेंसिव राइट्स दिए जो कि किसी कंट्री में अभी तक अवेलेबल नहीं है। द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री, किसी कंट्री में ऐसे एक्सटेंसिव राइट्स नहीं है जिस तरीके के राइट्स अफ्रीका की गवर्नमेंट ने अपने अफ्रीकन पीपल्स को, अफ्रीकन सिटीजन्स को दे रखे। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, तो इनके पास प्रॉब्लम थी अपार्थीड। ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या हुआ कि भाई स्ट्रगल करके इन्होंने उस अपार्थीड को जो है खत्म किया, वाइट यूरोपियन की गवर्नमेंट को जो है भगाया यहाँ से, या हटाया, कुछ भी कह लीजिए। प्रॉब्लम्स, नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डीमन। और जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो आया, उस सॉल्यूशन में इन्होंने किसी को भी छोड़ा नहीं, एक्सक्लूडेड यानी किसी को भी मतलब सबको ध्यान में रख कर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया, और ना ही किसी को गलत तरीके से ट्रीट किया, यानी कि ना ही किसी को एज अ डीमन ट्रीट किया, यानी कि मतलब जो इंडियंस हैं तो वो डीमन है, उनके लिए अलग रूल्स बनेंगे जैसे ब्रिटिशर्स करते थे। ठीक है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो करती थी। ठीक है,
या कलर्ड पीपल्स के लिए अलग रूल बनेंगे, ब्लैक के लिए अलग बनेंगे। भाई ब्लैक की गवर्नमेंट बनी थी तो ब्लैक की ही गवर्नमेंट बन रही थी, ब्लैक के लिए तो रूल्स अलग हो ही नहीं सकते, सबके लिए एक जैसे कॉमन रूल थे। दे एग्री दैट एवरीबडी शुड बिकेम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, और इस बात के लिए एग्री हुए कि भाई जो सोल्यूशन हमने निकाला है जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में सारे लोग इन्वॉल्व है, यानी सभी की सहमति है उस सोल्यूशन में, ठीक है। एवरीबडी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन वट एवर दे माइट पास्ट। अब किसी का कोई भी पास रहा हो, लेकिन जो हमारे पास सोल्यूशन है कि भाई सबकी मिलके मल्टी रेस गवर्नमेंट बनी, वहां पर मल्टी रेसेस गवर्नमेंट बनी, तो इसमें सभी का पार्टिसिपेशन है, इसमें बिकम द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, एवरीबडी इस सोल्यूशन, हर कोई जो है वो इस सोल्यूशन का पार्ट है। द प्रीएम्बल ऑफ द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन सम अप्स दिस स्पिरिट, और जो प्रीएम्बल बना इस साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो रखी गई, ध्यान में रखा गया कि हमारा जो प्रीएम्बल हो वो इन सारी स्पिरिट से, इक्वालिटी, ठीक है, मैन एंड वुमेन को इक्वली ट्रीट करना, ठीक है, सारे रेसेस को इक्वली ट्रीट करना, सोशल जस्टिस मिलना, ह्यूमन राइट्स मिलना, इसकी स्पिरिट से हमारा प्रीएम्बल जो है वो भरा हुआ हो। साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने ये बात ध्यान में रख कर सारी चीज़ें बनाई ना। इक्वालिटी ऑफ रेसेस, अच्छा रेसेस के लिए साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने किस तरीके से इक्वालिटी डिसाइडेड करी थी? तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल डेमोक्रेट्स इन द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी उनके लिए एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन था, और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करके साउथ अफ्रीका ने बाकी वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करके साउथ अफ्रीका ने दिया था। मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था कि उनसे बाकी कंट्रीज को जो है, बाकी कंट्रीज कौन सी, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज को जो है कुछ उससे सीखना चाहिए कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन हो तो भैया डेमोक्रेटिक कंट्री अफ्रीका जैसा हो, साउथ अफ्रीका जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। A state de-announced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of a democracy. Very good. Means यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो देश अब तक 1994 से पहले 1994 तक, अप्रैल 1994 तक यानी मार्च 1994 तक डी अनाउंस बाय द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड ने जो था उसको डी अनाउंस कर दिया था। मतलब अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका जो है वो एक मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक जो है वो कंट्री है। मार्च 1994 तक ये बोला गया था वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका के लिए, जो अब वही कंट्री आज जो है द अनडेमोक्रेटिक वन इज नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। आज जो है वही कंट्री 1994 के बाद, ठीक है, यानी 26 अप्रैल 1994 के बाद वही कंट्री जो है डेमोक्रेसी के लिए एक मॉडल बन के वर्ल्ड के सामने आई, ठीक है। What made this changes possible was the determination of the people of South Africa to work together। और ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ? ये हुआ कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के पीपल जो हैं, उन्होंने टुगेदर बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ अपनी कंट्री के लिए वर्क किया, एंड साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर, एक साथ उन्होंने जो है अपनी कंट्री के लिए जो है वो वर्क किया टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस इनटू बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन, ठीक है। यानी कि उन्होंने एक बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस, यानी कि बहुत ही कड़वा, बिटर मीन्स टू कड़वा, के कड़वा एक्सपीरियंस उन्होंने वाइट यूरोपियन से झेला है, बहुत ही कड़वी सच्चाई, बहुत ही कड़वा एक्सपीरियंस उनका प्रीवियस में बहुत ही कड़वा एक्सपीरियंस रहा है उनका, इनटू अ बाइंडिंग ग्लू। लेकिन जब वो अपने देश के लिए लड़ने पर आए तो वो सारे के सारे अफ्रीकन लोग जो थे वो अपने देश के लिए इस तरीके से ग्लू की तरह जो है वो चिपक गए थे। यहाँ पर यही बताया गया है, बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन। और उन्होंने एक ऐसा नेशन खड़ा किया जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक बहुत ही आंधी तूफान बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश के बाद जब मौसम साफ़ होता है, ठीक है, तो एक अच्छा सा प्यारा सा रेनबो निकल के आता है, तो वो रेनबो इस बात का चिन्ह होता है कि अब मौसम जो है वो साफ़ हो गया है, अब बारिश से ज़्यादा, तूफान से, आंधी तूफान से लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं रहना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इतनी ज़्यादा बिटर कड़वी सच्चाई का सामना करने के बाद वो लोग जो थे इस तरीके से ग्लू की तरह इस तरीके से चिपक गए थे कि वो अपने नेशन के लिए एक रेनबो बन के सामने आए दुनिया के, ठीक है। सो ये था हमारा साउथ अफ्रीका की प्यारी सी बढ़िया सी स्टोरी, बहुत अच्छी सी स्टोरी थी कि किस तरीके से जो है अफ्रीका के लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराया वाइट यूरोपियन से, ब्रिटिशर्स से, कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है, और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या क्या उन्होंने झेला, उनका बिटर एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा उनका जो एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़्यादा बेटर था। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अब इस स्टोरी के बाद, क्योंकि उसके बाद जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी कि कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका का ये कहा जाता है वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड,
और उन्होंने अपने पीपल को जो है एक एक्सटेंसिव राइट्स, इस ऐसे राइट्स दिए हैं जो जैसे राइट्स जो हैं कहीं भी शायद किसी भी कंट्री, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है। इतने ज़्यादा एक्सटेंसिव राइट्स उनको दिए हैं। बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अफ्रीका ने बनाया। उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इसीलिए अब हम आते हैं कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने देखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत जो है वो क्यों थी। ठीक है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए एक मिसाल था, जिसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन फॉर ऑल डेमोक्रेट्स इन द वर्ल्ड। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी वर्ल्ड में, उनके लिए एक मिसाल था, इंस्पिरेशन था। वही ये वो स्टेट है जहां पर वर्ल्ड ने जो है डिनाउंस कर दिया था कि अफ्रीका जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट अनडेमोक्रेटिक है। वही कंट्री डेमोक्रेसी के लिए एक मॉडल बन के आई, एग्जाम्पल बन के आई। ठीक है, तो अब इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत जो है वो क्यों है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए है, द साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल is a good way to understand why we need a constitution and what do constitutions do। constitution क्या कर सकता है? तो constitution क्या कर सकता है भाई? The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equal। okay, अब यहां पर क्या था कि भाई oppressor जिन्होंने दबाया and oppressed जो दब रहे थे। बात यहां पर ध्यान से सुनो। ब्रिटिशर्स या ब्रिटिशर्स नहीं, वाइट यूरोपियंस, उसमें ब्रिटिशर्स भी शामिल थे, जर्मनी, स्पेन, ठीक है, इन सब के यूरोपियन कंट्रीज के लोग शामिल थे। यूरोपियन कंपनीज आई, ठीक है, और यूरोपियन कंपनीज ने यहाँ पे ट्रेड किया। ट्रेड करते 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 यहाँ पे रूलर बन गए, जैसे इंडिया में किया, और रूल करना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं पर ये लोकल रूलर तब बन गए जब ये लोग यहाँ आए तो वाइट यूरोपियंस, लेकिन ये लोग यहाँ पर सेटल्ड हो गए, परमानेंट सेटल्ड हो गए। अब जब सेटल्ड हो गए तो जो रूल कर रहे थे, कुछ लोग सेटल्ड हो गए, वो भी रूल कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ से जब ये देश आज़ाद हुआ, जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो आधे कई वाइट यूरोपियंस तो वो चले गए, लेकिन कई ऐसे थे जो अभी भी इंडिया मैं कह रही हूँ साउथ अफ्रीका में जो अभी रह रहे थे। अब जो रह रहे थे, तो जो वाइट्स रह रहे थे वही वो वाइट थे जो ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, क्रुएलिटी कर रहे थे। ठीक है, अब वही वाइट्स कुछ जो थे जिनको भाई वहाँ अफ्रीका पसंद आ गया, वहाँ की चीज़ें पसंद आ गई, वही वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो अब जब रहना शुरू कर दिया तो इसका मतलब वो वही वाइट्स यूरोपियन थे जो अब तक रूल कर रहे थे। अब उन्होंने वहीं पर अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रहना भी शुरू कर दिया। ठीक है, उन लोगों ने यहां रहना भी शुरू कर दिया। यानी कि अब ऑपरेसर ये हो गए वाइट यूरोपियंस, जो ऑपरेसर, जो अब तक जो है क्रुएलिटी कर रहे थे, किसके साथ? ब्लैक्स के साथ। ऑपरेस्ड, जो ऑपरेस्ड हो रहे थे, ऑपरेस्ड हो रहे थे कौन? ब्लैक पीपल्स और कलर्ड। ठीक है, ब्लैक पीपल और कलर्ड दोनों ऑपरेस हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनको परेशान किया जा रहा था, क्रुएलिटी करी जा रही थी उनके साथ। ठीक है, क्रुएलिटी हो रही थी, ठीक है, दबाया जा रहा था, मास किलिंग हो रही थी, मारा जा रहा था। ठीक है, बहुत कुछ और भी हो रहा था। ठीक है, बहुत सारे, जो कि इंडिया में ब्रिटिशर्स जो हमारे साथ कर रहे थे, वहीं वाइट यूरोपियंस इनके साथ कर रहे थे। तो अब हुआ क्या कि भाई कुछ वाइट यूरोपियंस तो चले गए अपने यूरोप कंट्री में चले गए कुछ वाइट्स। अब कुछ वाइट्स जो थे वो अफ्रीका में ही रह गए। ठीक है, अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में रह गए। इन शॉर्ट हम अफ्रीका बोल देते हैं, बट बेसिकली अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, लेकिन जो भी सॉल्यूशन था वो सबने मिलके किया, क्योंकि जो वाइट्स अफ्रीका में रहना चाहते थे, इसलिए जब गवर्नमेंट बनी, इसलिए याद होगा जब गवर्नमेंट बनी तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट किसकी बनी? ब्लैक लीडर्स की बनी। और ब्लैक लीडर्स ने अपने फेलो ब्लैक पीपल से कहा कि वाइट्स जो यहाँ पर रह रहे हैं उन वाइट्स को आप माफ कर दो, फॉरगिव कर दो। जो उन्होंने प्रीवियसली अपने रूल के दौरान उन्होंने जो हमारे साथ किया, ठीक है, जो किया वो किया, लेकिन अब वो यहाँ पर रहना चाहते हैं, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। और कहने को पता क्या है, कहने को आज भी अफ्रीका में जो है ये प्रॉब्लम है, वाइट्स ब्लैक्स को नहीं लाइक करते हैं। कहने को वाइट्स को रहने का अधिकार दिया नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट ने, वहाँ के ब्लैक पीपल्स ने वाइट को रहने का अधिकार दिया, वाइट को रहने दिया। सारे रूल्स वाइट और ब्लैक और कलर्ड के लिए एक साथ सारे रूल्स जो है लगाए गए हैं। जो सॉल्यूशन था, जो उन्होंने सॉल्यूशन किया अपार्थाइड की प्रॉब्लम का, जो सॉल्यूशन किया वो भी वाइट्स और ब्लैक ने मिलकर किया। लेकिन स्टिल आज भी वहाँ पर वाइट और ब्लैक्स में डिस्क्रिमिनेशन, मतभेद वहाँ होते रहते हैं। ब्लैक्स वाइट को नहीं मारते हैं कहीं पर वाइट्स ब्लैक को मारते हैं, मतभेद उनमें आज भी चलते रहते हैं। कुछ पीपल्स में, कुछ भाई बहुत फ्रेंडली, बहुत प्यार मोहब्बत से कुछ रहते हैं, और कुछ भाई, हमारे इंडिया में भी 70 तरीके की जातियां हैं, 70 तरीके के रिलीजन के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जब हमारे आपस में इतने सारे रिलीजन है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो खैर कम ही लड़ते हैं, क्रिश्चियंस तो कम ही लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। तो ऐसे ही वहाँ ब्लैक वाइट में जो है
होता रहता है। कुछ लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं कहीं पे बहुत अच्छे से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहीं कहीं पे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो ऑपरेसर थे और जो ऑपरेस्ड किए थे लोग, ठीक, प्रॉब्लम ये आई थी कि भाई जो ऑपरेसर्स थे वो भी साथ में रह रहे थे, और जिनको दबाया गया था, जिनके साथ क्रुएल्टी करी थी उन वाइट लोगों ने, वो भी साथ में रह रहे थे। अब वो छोड़ के तो गए नहीं, कुछ चले गए लेकिन कुछ जो है वाइट्स वो नहीं गए थे। तो ये बड़ी बहुत ही दुविधा वाली बात थी। इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। अब इन लोगों ने मतलब प्लान किया कि भाई हम आपस में, प्लानिंग टू लिव टुगेदर, कि भाई हम आपस में जो है एक साथ रहना पसंद करेंगे, कि भाई हम एक साथ रहेंगे और हम इक्वली सबको जो है ट्रीट किया जाएगा। हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ रहे। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, लेकिन ये तो फैक्ट था कि भाई जो वाइट यहाँ रह गए थे उनके ऊपर ट्रस्ट करना आसान तो नहीं था। ये तो फैक्ट था, क्योंकि भाई उन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी क्रुएलिटी करी अपने ही लोगों के साथ मिलकर, तो उन पे जो है किस तरीके से ट्रस्ट किया जाए। दे हैड देयर फियर्स। अब ब्लैक पीपल्स जो थे उनके अपने फियर्स थे ब्लैक्स के, और वाइट के भी अपने फियर्स हो गए, क्योंकि आधे वाइट्स तो जो थे वो तो चले गए आपके यूरोप, और कुछ वाइट्स जो थे जिनको चाहते थे जो यहाँ पर रहे वो यहाँ रह गए। अब वाइट्स जो थे वो अपने लिए फियर्ड थे, अपने लिए डर रहे थे, ब्लैक्स अपने लिए डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो ये वाइट जो है फिर से अपने जो है वो वाइट यूरोपियंस को जो है बुला के, ब्रिटिशर्स को बुला के, अपनी आर्म्ड बुला के, फोर्सेस बुला के फिर से कहीं हमारे ऊपर रूल ना करने लगे, क्योंकि इनकी तो बातचीत वगैरह आना जाना ब्रिटेन में, यूरोपियन कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, सब जगह इनका आना जाना है, सब लोग वहाँ से आते जाते हैं, रिलेटिव्स आते जाते हैं, कहीं ये फिर से सारी अपनी आर्म्ड फोर्स वगैरह ना बुला ले। ब्लैक्स के लिए अपना डर था, वाइट्स के लिए अपना डर था। दे वॉन्टेड टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट, और वो अपने आप को सेव गार्ड करना चाहते थे। स्पेशली ब्लैक्स जो थे वो अपने इंटरेस्ट को, अपने राइट्स को, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी सारी चीज़ों को सेव गार्ड करना चाहते थे। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू एंश्योर, ब्लैक जो मेजोरिटी में पीपल्स थे, वाइट तो अब वहाँ पर कम रह गए, वाइट हमेशा से माइनॉरिटी में थे, वाइट हमेशा रूल कर रहे थे दूसरी कॉन्टिनेंट्स में, कंट्रीज में। तो ब्लैक जो मेजोरिटी में पीपल थे वो ये एंश्योर करना चाहते थे द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज, कि जो मेजोरिटी में जो ब्लैक है, जो रूल कर रहे हैं, जो जिनकी अभी सरकार है, जिनकी गवर्नमेंट है, वो कभी भी जो है वो वाइट्स के साथ जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो ये चाह रहे थे, ठीक है, कि रूल्स जो है वो इस तरीके का बने, इस तरीके की चीजें हों कि कभी भी जो है उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं ना करना पड़े। जो रूल उनके लिए होंगे मतलब वही रूल वाइट्स के लिए होंगे, ये उनके कहने का मतलब होगा, मतलब था। वाइट्स के लिए उनके कहने का मतलब था कि वाइट्स के लिए कोई स्पेशल अलग रूल नहीं बनाए जाएंगे, कल को कहीं ये हमारे ऊपर फिर से जो है रूल ना करने लग जाए। दे वांटेड सस्टेनेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है। सो वो चाहते थे सस्टेंशियल सोशल और इकोनॉमिक राइट्स, ब्लैक पीपल्स अपने लिए भी और वाइट्स के लिए भी, कि भाई एक सस्टेंशियल सोशल और इकोनॉमिक राइट्स सबको दिए जाएं, ऐसे राइट्स जो हमेशा हमेशा सस्टेन कर सकें, कोई सोशल यानी कि सोसाइटी में भी और इकोनॉमिकली भी वो राइट्स सबके लिए सेम हो, जो वाइट्स के लिए हो वही राइट्स ब्लैक्स के लिए हो, कोई चेंजेस ना हो। वाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पर वाइट्स का क्या डर था, वाइट भी तो डर रहे थे ना अब अपने लिए। वाइट्स का क्या डर था, वाइट का डर ये था कि कहीं ब्लैक्स जो थे वो वाइट्स जो थे जिन प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ था उस टाइम से जब वो आए थे तब से लेके वो अभी तक उसी प्रॉपर्टी में वो रह रहे थे। तो वाइट्स ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्लैक्स जो हैं हमारी प्रॉपर्टी और जो हमें प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, तो अब जो मतलब पहले तो उनको जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी, लेकिन भाई अब जो नई सरकार बन गई है, नई गवर्नमेंट बन गई है, तो वो ये सोच रहे थे वाइट्स कि जो हमें पहले प्रिविलेज मिली थी, स्पेशल मतलब बीचेस पे हम सिर्फ जाते थे, ठीक है, हमारे एरिया में कोई घुसता नहीं था, हमारी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा नहीं करता था, वो ये सोचते थे कि वो प्रॉपर्टी, वो प्रिविलेजेस कीन टू प्रोटेक्ट, मतलब हमारी प्रॉपर्टी, हमारे प्रिविलेजेस प्रोटेक्ट किए जाए, वो जैसे हम अब तक जी रहे हैं अपनी लाइफ, मतलब हम वैसे ही हमारी प्रॉपर्टी, हमारे प्रिविलेज हमें मिलते रहे। हम गवर्नमेंट ने जो न्यू रूल्स रेगुलेशंस बनाए चलो ठीक है उसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन हमें हमारी प्रिविलेज हमेशा की तरह मिलती रहे जैसे अब तक मिलती आई। तो वाइट्स जो थे वो ये चाहते थे। सो आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्री टू अ कॉम्प्रोमाइज। फिर काफ़ी नेगोशिएशन वगैरह किया गया, ठीक है, काफ़ी इस टॉपिक पर भी जो है इस चीज़ पे मतलब उनके जो प्रिविलेजेस हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस उनको दिए गए थे। उनकी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी भी क्या थी भाई, वो प्रॉपर्टी तो कब्जा करी हुई थी ना प्रॉपर्टी। तो अब ये था कि भाई जो कब्जा करी हुई ज़मीन है, घर है, तो वो सारी चीज़ें भाई उन्हें छोड़नी तो पड़ेगी। तो छोड़नी पड़ेगी, तो छोड़ने से लेके उन्होंने ये बोल दिया, ये भाई बोला होगा, निगोशिएट किया गया, ठीक है, निगोशिएशन चला इसमें कि भाई हम
छोड़ नहीं सकते हैं प्रॉपर, मतलब हम छोड़ेंगे नहीं, या तो फिर आप जो है हमें थोड़ा बहुत जो है उसका हिस्सा दो। तो भाई यही ज़्यादा जैसे इंडिया में हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी थी वो इंडियंस ने बाद में कब्जा कर ली थी, ब्रिटिशर्स जो छोड़ के चले गए वो छोड़ के चले गए, बाकी जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे थे, आज भी बहुत सारे ब्रिटिशर्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, तो जो रह रहे थे वो तब के तब रहते ही चले गए। और कुछ प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स की ऐसी थी जो उन्होंने छोड़ दी थी और कहीं और ले ली थी, लेकिन कुछ ब्रिटिशर्स ने अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी थी। सो गवर्नमेंट ने भी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो छोड़ दी थी उस पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया, जो नहीं छोड़ी थी तो वो उनको दे ही दी। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है उस पर वो नहीं किया, ना कोई नेगोशिएशन किया, ना उनसे ज़बरदस्ती छीनी, क्योंकि वो इंडिया रहना चाहते थे, इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते थे। रूल्स मतलब जो भी रूल्स वगैरह जो फॉलो हो रहे हैं वो सारी पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री को फॉलो कर रहे थे। बस उनका ये था, बहुत सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स की इंडिया में थी, बहुत थी, मतलब वो इंडिया की ही थी भाई, उन्होंने कब्जा किया। जब घर बनाए बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने, बहुत सारी इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें बनाई उन्होंने, ठीक है, चर्चेज हो गए और क्या कहते हैं बिल्डिंग्स हो गई, कोर्ट्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह सब बनाए, अब सब गवर्नमेंट के अंडर में है। और इसी तरह उन्होंने घर भी बनाए थे बहुत सारे, ठीक है। तो उनकी कुछ जो प्रॉपर्टी जो छोड़ दी थी वो गवर्नमेंट ने ले ली, कुछ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ब्रिटिशर्स की, जो लोग वहाँ रह रहे थे ब्रिटिशर्स, वो उनको उनकी फैमिली को दे दी। मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती उनसे नहीं छीना गया। बोथ पार्टी एग्री टू अ कॉम्प्रोमाइज, दोनों पार्टी की तरफ से कुछ छोड़ दी गई होंगी प्रॉपर्टी, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो वाइट माइनॉरिटी को दे दी गई होंगी, लेकिन कुछ ऐसे प्रिविलेजेस थे। प्रिविलेजेस क्या, जैसे बीच में सिर्फ वाइट्स माइनॉरिटी ही जाते थे, वाइट यूरोपियन ही जाते थे, ब्लैक नहीं जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके के प्रिविलेजेस जो थे वो उनसे, ऑब्वियसली सी बात है, जब कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई है, सबको इक्वल राइट है, मैन एंड वुमेन को इक्वल राइट है, सोशल जस्टिस है, एक ह्यूमन राइट सबको प्रोवाइडेड है, तो भाई बीच पे तो आप भाई सभी लोग जाएंगे ना, सिर्फ वाइट माइनॉरिटी तो जाएगी नहीं, या सिर्फ वाइट यूरोपियंस तो सिर्फ जाएंगे नहीं। तो इस तरीके के कुछ प्रिविलेजेस थे जो कि जिसके लिए वो उनसे ले लिए गए और जिसके लिए दोनों ही पार्टीज जो थी वो एग्री हो गई थी, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कि भाई ठीक है हम इस चीज़ में जो है एग्री हैं, तो इस चीज़ के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ओके।